तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि पूर्णतया कर योग्य भत्ते कौन कौन से हैं। पहला भत्ता आपको बता रहा हूं, वो है महंगाई भत्ता तथा महंगाई वेतन। महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन, इसे इंग्लिश में कहते हैं डियरनेस अलाउंसेज और डियरनेस सैलरी। जब कर्मचारी को मूल वृद्धि की क्षतिपूर्ति के रूप में जो राशि दी जाती है उसे महंगाई भत्ता कहते हैं और ये वेतन में जोड़ा जाता है। अब महंगाई वेतन महंगाई भत्ते के किसी एक भाग को या संपूर्ण राशि को महंगाई वेतन में परिवर्तित किया जा सकता है। अब महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन है या नहीं, ये विशेष बात होती है। क्योंकि जब हम कभी भी वेतन निकालते हैं तो उसमें एक सर्कमस्टेंसेस लगी होती है, एक परिस्थिति लगी होती है, एक कंडीशन लगी होती है कि क्या कि महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अधीन हो। अगर सेवा शर्तों के अधीन दिया जाता है, यदि सेवा शर्तों के अधीन दिया जाता है तो इसे भी मूल वेतन माना जाता है। और महंगाई भत्ता अगर सेवा शर्तों का अधीन दिया जाता है तो अवकाश संबंधी सुविधाओं के लिए वेतन में जोड़ा जाता है, अन्यथा नहीं। ठीक है, जैसे मकान किराया भत्ते की राशि का मूल्यांकन करते हैं तो या प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की राशि में अंशदान की राशि निकालते हैं या ग्रेच्युटी की राशि निकालते हैं, इन सब में अगर सेवा शर्तों के अधीन है तो इसका उपयोग किया जाता है, अन्यथा नहीं। ठीक, पहली चीज आपको बता दी कौन सा, महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन। अब दूसरा आता है नगर क्षतिपूरक भत्ता, सिटी कंपनसेशन अलाउंस। ये सिटी कंपनसेशन अलाउंस क्या है कि कभी कभी महानगरों में कर्मचारी की नियुक्ति होती है, वहाँ ये तो आप मान के चलें कि गांव और कस्बों से वहाँ महंगाई ज़्यादा होती है लेकिन सैलरी बराबर होती है। तो इसलिए उस महंगाई से व्यक्ति अपने को कैसे बचाए, उस क्षतिपूर्ति के लिए एक भत्ता दिया जाता है, उसे कहते हैं नगर क्षतिपूरक भत्ता, जो पूर्णतया कर योग्य है और वेतन में जोड़ा जाता है। दूसरा निश्चित चिकित्सा भत्ता, मेडिकल अलाउंस। अब मेडिकल अलाउंस क्या है, कुछ जगह तो ऐसा होता है कि कंपनी के या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ कार्ड होता है और वहाँ पर कर्मचारी अपने और अपने परिवार के व्यक्तियों को दिखा सकता है, लेकिन हर जगह ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो एक निश्चित दर से उन्हें मेडिकल अलाउंस दे दिया जाता है, चाहे वो बीमार हों या उनका परिवार बीमार ना हो, लेकिन वो चिकित्सा भत्ता दिया जाता है जो वेतन में जोड़ा जाता है और पूर्णतया कर योग्य होता है। तीसरी टिफिन भत्ता। अब कभी कभी कुछ कर्मचारियों को टिफिन भत्ता भी दिया जाता है, भोजन और नाश्ता उपलब्ध नहीं कराया जाता बल्कि उसके बदले में एक निश्चित भत्ता वेतन में जोड़कर दे दिया जाता है जो पूर्णतया कर योग्य है। नौकर भत्ता, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनको तो नौकर सर्वेंट मिला करते हैं, जब सर्वेंट मिलेंगे वो परक्यूजिट में जाएंगे, लेकिन अगर उसका भत्ता मिल रहा है उसके बदले में नौकर ना मिलके उसके बदले में कुछ धनराशि मिल रही है तो वो अलाउंस कहलाती है। तो वो हमारी सर्वेंट अलाउंस कहलाती है और वेतन में जोड़ी जाती है वह राशि।
प्रैक्टिस ना करने का भत्ता। अब आप कहेंगे ये क्या चीज होती है? आपने देखा होगा सरकारी डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस बाहर नहीं, प्राइवेट नहीं कर सकते, वो हॉस्पिटल में ही देखेंगे, लेकिन देखते हैं, लेकिन कानूनी तौर पे वह मरीज को घर पर नहीं देख सकते। इसीलिए सरकार उन्हें एक भत्ता देती है, प्रैक्टिस न करने का भत्ता, कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो क्योंकि ये उस क्षतिपूर्ति के लिए दिया जाता है जो प्राइवेट न देखने से होती है, इसलिए ये भत्ता भी पूर्णतया कर योग्य है और वेतन में जोड़ा जाता है। उसके बाद पर्वतीय भत्ता। अभी जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि व्यक्ति की पोस्टिंग, कर्मचारी की नियुक्ति कोई ज़रूरी नहीं है कि मैदानी इलाके में ही हो। जैसे हमारी सेना के जवान कहीं लद्दाख भेज दिए जाते हैं, कहीं जम्मू कश्मीर भेज दिए जाते हैं, हिल एरिया में भेज दिए जाते हैं, तो उनको ऊंचाई के हिसाब से हिल एरिया अलाउंस दिया जाता है, यानी पर्वतीय क्षेत्र का भत्ता दिया जाता है। तो पर्वतीय क्षेत्र भत्ता भी पूर्णतया कर योग्य होता है। उसके बाद वार्डन या प्रॉक्टर भत्ता। ये भत्ते शिक्षा संस्थाओं में दिए जाते हैं। अब आप कहेंगे वार्डन कौन होते हैं? वार्डन हॉस्टल में का जो सुपरिटेंडेंट होता है, अधीक्षक होता है, उसे हम वार्डन कहते हैं। उसे एक अलग से भत्ता दिया जाता है। वो भत्ता कैसा होता है? पूर्णतया कर योग्य होता है। और प्रॉक्टर भत्ता, प्रॉक्टर भत्ता क्या होता है कि कोई भी अध्यापक विद्यालय का अगर प्रॉक्टर है तो उसको अलग से प्रॉक्टर अलाउंस दिया जाता है, जो पूर्णतया कर योग्य होता है। अब कुछ पद ऐसे हुआ करते हैं जिनमें 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन ओवर टाइम नहीं मिलता है, जो हमारी आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में अतिरिक्त समय कार्य करने का भत्ता भी दिया जाता है। ठीक है, इसे हम ओवर टाइम अलाउंस कहते हैं। वैसे तो ओवर टाइम प्रति घंटे के हिसाब से दिया जाता है, और लेकिन जब अलाउंस दिया जाता है तो ओवर टाइम का पैसा नहीं दिया जाता है। अन्य भत्ते जो भी, और क्या कोई कर्मचारी यदि सेना के कर्मचारी के युद्ध क्षेत्र में रहता है तो उसे अशांत क्षेत्र में रहने का भत्ता दिया जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे पद हुआ करते हैं, जैसे हमारी सेना में, क्यों आप अपने फैमिली को अपने साथ नहीं रख सकते हो? आप अपनी फैमिली को अपने साथ नहीं रख सकते हो, तो जब ऐसी स्थिति मिलती है तो उन्हें परिवार भत्ता दिया जाता है। यानी परिवार से अलग रहते हैं तो परिवार से अलग रहने का भत्ता दिया जाता है। तो इस तरह से हमने आपको भत्ते बताए। ये 11 भत्ते कुल मिलाकर पूर्णतया कर योग्य होते हैं और वेतन यानी मूल वेतन में जोड़े जाते हैं। और अब हम आगे आपको बताएंगे कि कौन से भत्ते पूर्णतया कर मुक्त होते हैं। तो सबसे पहले कर मुक्त भत्तों की श्रेणी में सबसे पहले आता है हमारा विदेश भत्ता, फॉरेन अलाउंस। ये भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को भारत के बाहर सेवा करने के लिए दिया जाता है। जैसे भारत का राजदूत किसी दूसरे देश में जाके रहता है तो उसे ये भत्ता दिया जाता है, तो इसे कहते हैं फॉरेन अलाउंस। अब दूसरा, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सत्कार भत्ता। ये जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसमें जो हमारे न्यायाधीश हुआ करते हैं उनको सत्कार भत्ता भी मिलता है, जो भारत सरकार द्वारा पूर्णतया कर मुक्त है।
इसके अलावा तीसरा, राष्ट्र संघ के भत्ते, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कर्मचारियों को दिए गए भत्ते पूरी तरह से कर मुक्त होते हैं और भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार इन पर कोई कर नहीं लगाया जाता है, ना ही वेतन में जोड़े जाते हैं। यदि होटल, बोर्डिंग और आवास के लिए, होटल, बोर्डिंग और आवास के लिए कर्मचारी को प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता दिया जाता है, तो इसमें कुछ राशि बच जाती है जो पूर्णतया कर मुक्त होती है। तो इस तरह से आज हमने अपने इस वीडियो में भत्ते दो तरह के बताए, पूर्णतया कर मुक्त और पूर्णतया कर योग्य। अब मैं कल अगले वीडियो में बताऊंगा आंशिक रूप से कर मुक्त और आंशिक रूप से कर योग्य।